तो प्रिय पशुपालकों और जूनियर पशु चिकित्सकों में हूँ डॉक्टर आरिफ अंसार। आज हम एक जो है एक सर्जिकल ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। सर्जिकल सूचरिंग हम करेंगे। ये एक गाय है, इसको जो है एक भैंस ने जो है मारा और उसका जो है सींग जो है उसकी जो राइट जो थाई है वहाँ पर जाके घुस गया और एक बहुत ही बड़ा घाव उसने कर दिया। अक्सर हमने ये देखा है कि जो गायें होती है वो भैंसों को मारती है, वही अक्सर उनके सींग घुसाती है। लेकिन इस बार एक है जो भैंस ने गाय को इस तरीके से मारा। जब ये नदी पर से चर के आ रही थी ये गाय, तो ये आगे की तरफ चल रही थी और भैंस पीछे थी और वहाँ पे ढलान का एरिया था, तो उसके जो सींग थे वो थाई के यहाँ पर थे। तो भैंस ने जब इसको मारा तो सींग उसके जो है जांग के वहाँ पर घुस गया और वो क्योंकि सींग मुड़ा हुआ था तो काफ़ी सारा घाव करके जो है सींग बाहर निकाला गया। तो इसमें गाय जो है बहुत दर्द में है, बहुत परेशान है। तो इसका आज हम इलाज करेंगे, इसके दर्द को दूर करेंगे, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में गाय को गाय माता का दर्जा दिया गया है। तो ये जो गाय है बहुत दर्द में है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा घाव है इस गाय के दाईं तरफ जो थाई है। देखिए हाथ उसमें पूरा जा रहा है, आप देख सकते हैं। और जो सफाई करने का तरीका ये होता है कि पोविडीन आयोडीन से हम इसकी सफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो घाव का जो अंदर वाला एरिया होता है, जहाँ पे टिश्यू होता है, लाइव टिश्यू, उसको साफ करते हैं। फिर उसके बाद जो है आसपास का एरिया उसी से साफ करते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले आसपास का एरिया साफ करें और उसको फिर उसी जो है कॉटन से हम अंदर साफ करें, वरना जो इन्फेक्शन बाहर का इन्फेक्शन है वो अंदर जा सकता है। ये देखिए हमने बाहर जो है बाद में साफ करते हैं, बाहर का एरिया जो पोर्शन है उसको हम जो है बाद में साफ करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इस कॉटन को फेंक देंगे, फिर हम वापस से जो है पोविडीन आयोडीन को लेंगे। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि हमें जो है कितनी जो है इसमें, क्योंकि गायें जो होती हैं बहुत एक्टिव होती हैं, समझदार भी होती हैं। तो ये बहुत जो है एक्टिव होती हैं। कई बार जो है लातें मारती हैं। इनको सबसे पहले रिस्ट्रेनिंग करनी पड़ती है अच्छे से, जो है गिरा करके, और इनको जो है कंट्रोल करना पड़ता है। ये देखिए सबसे पहले पोविडीन आयोडीन से हम अंदर की तरफ के घाव को अच्छे से साफ करेंगे। अंदर की तरफ का जो घाव है हमें उसे पहले साफ करना है। फिर इसी कॉटन से जो है हमें बाहर का पोर्शन जहाँ पे हमें सूचिंग करनी है उसको साफ करेंगे। और इसमें अच्छे से हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी केसों में अगर जो है घाव के जो है पकने या सड़ने या मवाद पड़ने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। फिर उसमें सूचरिंग भी बार बार नहीं की जा सकती। इसलिए हमें जो है साफ सफाई इसमें बहुत अच्छे से करना ज़रूरी होता है। और जब भी हमें पशुओं में सर्जरी करनी होती है, शल्य चिकित्सा करनी होती है, तो हमें जो गाय भैंस जो कि रूमिनेंट कहलाते हैं, इनको हम जनरल एनेस्थीसिया भी नहीं दे सकते हैं। एक देखने वाली बात यह है कि हमेशा इनको हमें लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि जहाँ पर हमें सूचना करनी है या सर्जिकल ऑपरेशन करना है वहीं की पोर्शन को हमें जो है सुन्न करना पड़ता है ना। इनको हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कि इन जैसे कि डॉग हैं या टाइगर है, लोयन है, तो इनको हम जनरल एनेस्थीसिया हमें देना पड़ता है और दे भी सकते हैं। क्योंकि ये अग्रेसिव एनिमल होते हैं, तो इनमें कोई भी जो सर्जिकल ऑपरेशन होता है, तो जैसे कैनाइंस बोलते हैं इनको, डॉग, कैट, लोइन वगैरह, तो इनको जनरल एनेस्थीसिया देके हम इनका कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं, लार्ज एनिमल होते हैं, जैसे कि केटल, बफेलो, इनमें हम जो है लार्ज जो है जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छे से समझने वाली बात है।
क्योंकि इनमें जो है सलाइवा का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और सलाइवा का रिगर्जिटेशन वापस सलाइवा इनके प्रोडक्शन जो सलाइवा का बहुत ज़्यादा होता है वो इनके रूमन में जाता है और वहाँ जाके वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इनमें क्या होता है, अगर हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो वो जो सलाइवा है वो इनके पेट में ना जाकर इनके लंग्स में जा सकता है, तो इसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए हमें जो है लार्ज जो एनिमल होते हैं जैसे कि रूमिनेंट, खासकर रूमिनेंट जैसे कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनमें हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने सर्जिकल प्रोसीजर करना है वहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, आसपास का जो एरिया है उसको हम एक ब्लेड की सहायता से वहाँ के हेयर्स को हम रिमूव करेंगे। हेयर्स को रिमूव करना चाहिए क्योंकि उसमें जो है कई बार गंदगी लगी होने की वजह से हमारे टाँके पक सकते हैं, इन्फेक्शन जो है बढ़ सकता है और जब टाँके पक जाते हैं तो फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एनिमल को बार बार हम इस तरीके से आड़ा पटक के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। पशुपालक भी इसमें परेशान होते हैं क्योंकि 4-5 आदमियों को बुलाना पड़ता है और काफ़ी टाइम लगता है। तो हमें जो हमारा सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो बहुत ही साफ सफाई के साथ करना होता है ताकि पशुओं में घाव जो है पके नहीं। और आप देख सकते हैं ये जो एनिमल है सूचन के दौरान हिल भी जाते हैं जिसकी वजह से निडल वगैरह हमारी कई बार नीचे गिर जाती है। इसके बावजूद भी हमें इस तरीके से पोडीन आयोडीन का इस्तेमाल करके पोडीन आयोडीन से हम निडल को बार बार साफ़ करेंगे। हमारे जो कॉटन थ्रेड इसका इस्तेमाल हम सूचरिंग में कर रहे हैं उसको हम पोडीन आयोडीन का इस्तेमाल करके अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है सूचर जो है वो पके नहीं। ये खास ध्यान रखने वाली बात है। सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल्स में यही होता है कि हमारे सूचर पके नहीं, क्योंकि एनिमल जो है इन सूचर्स में जो है कई बार उसको इरिटेशन होने की वजह से वो उनको रगड़ता भी है कई बार बार बार, तो उसकी वजह से भी वो सूचर्स को जो है डैमेज कर लेता है, घिस के उनको काट लेता है। तो हमें इसका खास ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें उसको एविल के बोलस जो है रोज़ाना एक बोलस सुबह और बोलस शाम को है जो देते रहना चाहिए। इंजेक्शन भी हम उसके रोज़ाना नहीं लगा सकते। तो ये बड़ी फैसिलिटी हो गई है। पहले के आज से 2-5 साल पहले तक एविल के बोलस नहीं आते थे। अब मार्केट में एविल के जो है बोलस भी उपलब्ध हैं। इन्हें हमें पशुओं को जिनके हम सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं उनको एविल के बोलस हमें रोज़ाना एक बोलस सुबह और एक बोलस ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि इनके वहाँ पर इचिंग इरिटेशन होता है तो पशु उससे बार बार खुजाने लगता है, उसको रगड़ने लगता है ज़मीन पर या किसी दीवार पर या किसी पेड़ पर, या अपने जो है टंग से उसको चाट चाट करके और जो है सूचरिंग को जो है ओपन कर लेता है। अतः हमें एविल का जो है बोलस हमें एक सुबह और एक शाम को देते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें एंटीबायोटिक भी देते रहना चाहिए और इसी के साथ साथ जो है एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे कि मेलोक्सिकेम वगैरह हमें एक एक सुबह शाम बोलस जो है लगभग जो है 7 दिन तक तो हमें देना ही चाहिए, ताकि जो घाव है जो सूखे, जल्दी से जल्दी सूखे और जो है वो भरने की तरफ अग्रसर हो। आप देख सकते हैं ये अब हमने जो है इसको अच्छे से साफ कर लिया है और इसके चारों तरफ जो है हमने हेयर्स को, जहाँ पे हमें सूचिंग करनी है पूरी आसपास की स्किन से जो है ब्लेड से जो है हमने हेयर्स को रिमूव कर दिया है। ये हमारा कॉटन थ्रेड है जिससे कि हम सूचिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमने इसको पोडीन आयोडीन में डुबो लिया है और निडल को भी हमने पोडीन आयोडीन में से साफ़ कर लिया है, ताकि जो है इसमें इसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन जो है हमारे जहाँ पे हम टाँके लगाएंगे वहाँ पर ना हो। क्योंकि अब जब हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं
तो कई बार हमारे जो है पशु एकदम से जो है फड़फड़ाने लग जाता है, हिलने डुलने लग जाता है, वो उठने की कोशिश करने लग जाता है। तो हमें जो है हमारी नीडल वगैरह नीचे गिर जाती है, तो हमें उसे पोडीन आयोडीन से साफ़ करके दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए हमने हमारे बैग में से एक लिग्नोकेन का इंजेक्शन निकाला है। लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है इसमें। अब हम जो है लोकल एनेस्थीसिया देंगे, मतलब जहाँ पे हमें सूचना करनी है वहाँ पर इसको जो है आईएम हम लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा सा, लगभग आधा आधा ml जो है जहाँ जहाँ पे हमें सूचना करनी है वहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है, ये 2% सॉल्यूशन आता है, यानी कि इस लिग्नोकेन के इंजेक्शन के 1 ml में 20% लिग्नोकेन होता है। इसको हम लगभग 9-10 ml भर के और सब जगह है जो इसको आसपास जहाँ पे हमें सूचना करनी है वहाँ पर हम इसको लगा देंगे, ताकि अब देखिए आप एनिमल जो है, अगर हम जनरल लोकल एनेस्थीसिया न दें तो सूचना के दौरान वो बार बार जो है पेन होने की वजह से पैर को पटक सकता है, घुमा सकता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है लोकल एनेस्थीसिया लगा देना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, आइए हम जो है ये देखिए किस तरीके से एनिमल हिलता है। जब अगर हम लोकल एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो सूचरिंग के दौरान ऐसे एनिमल हिल सकता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है। अतः हमें लोकल एनेस्थीसिया ज़रूर देना चाहिए। जब भी हम सूचरिंग करें पशुओं में तो हमें जो है लोकल एनेस्थीसिया ज़रूर देना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी लेबोरियस वर्क होता है। एनिमल्स के साथ काम करना बहुत ही लेबोरियस ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पेशेंट के पास भी हमें ही जाना पड़ता है और हमें जो है खुले में काम करना पड़ता है, ना हमारे पास कोई टेबल होती है। और इसी के साथ साथ जो आसपास पशुपालक बैठे होते हैं ये भी महाज्ञानी होते हैं, हमें ज्ञान देते रहते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे करो, डॉक्टर साहब ऐसे करो, ये क्या हो रहा है। जबकि अगर हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारे स्टाफ के अलावा अन्य कोई भी नहीं होता है, तो वहाँ पर हम आसानी से पीस ऑफ माइंड के साथ काम करते हैं। लेकिन जब हम गांव में कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे पशुपालक जो है, ज्ञान बांटने वाले पशुपालक बहुत होते हैं। तो हमें उनको भी हैंडल करना आना चाहिए। मतलब एक वेटरनरी डॉक्टर में बहुत सी क्वालिटीज़ होना चाहिए, जैसे कि धूप में बैठ के धूप में 1-1 घंटे तक बैठ के सूचरिंग करना, है ना, डिस्टोकिया सोल्व करना इस तरीके से, और रात के 12 बजे उठकर के भी पशुपालक के घर पे जाना। किसी पशु के अगर जो है बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो रात के 12 बजे 1 बजे, चाहे सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, कैसे भी मौसम में हमें पशुपालक के घर पर के जा कर के उसको जो है हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसी भी इमरजेंसियाँ हमारे साथ आ जाती है। तो आप देख सकते हैं हम सफाई पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट साफ़ सफाई है। क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगी, अगर वुंड किसी भी तरीके से पक जाता है, सूचरिंग पक जाती है, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। पशुपालक भी बार बार जो है इलाज कराते कराते परेशान हो जाते हैं, बार बार एनिमल को रिस्टेन करना पड़ता है। इसी के साथ जब वो सूचर पक जाते हैं तो हमें एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे एनिमल्स का दूध भी सूख जाता है। अतः हमें जहाँ तक हो वहाँ तक साफ़ सफाई का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए, और कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो हमें ग्लव्स पहन लेने चाहिए। कई बार हमारे पास ग्लव्स भी नहीं होते हैं, लेकिन हमें ग्लव्स खास करके हमारे पास रखने चाहिए। इससे इन्फेक्शन के चांस है जो कम हो जाते हैं, पशु को भी इन्फेक्शन से बचा रहता है और हम भी इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। अतः हमें जो सर्जिकल रबर ग्लव्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए अब हम जब सूचरिंग करेंगे
करने के लिए हम लॉक स्टिच इसमें लगाएंगे। लॉक स्टिच एक सिंपल जो है सूचरिंग मेथड है, इसमें हम लॉक स्टिच मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल जो सूचरिंग मेथड है उसमें दो तीन तरीके होते हैं, जैसे इंटरप्टेड, कंटिन्यूस इंटरप्टेड मेथड होता है, एक होता है सिंपल इंटरप्टेड, एक होता है सिंपल कंटिन्यूस, एक होता है लॉक स्टिच। तो हमने ये काफ़ी सारा लंबा, ये देखिए एनिमल किस तरीके से जो है अब इतने हलते हुए एनिमल के हमें सूचिंग करनी है, ये कितना जो है टिपिकल काम होता है एज़ कंपेयर टू ह्यूमन। ह्यूमन को तो आराम से उसको एनेस्थीसिया दे के आराम से लेटा करके और टेबल पे और हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये एनिमल बार बार हिलता है, फिर भी हमें उसके जो है सूचरिंग करनी होती है। मीन से ये एक बहुत ही लेबोरियस और पेशेंट सब्र के साथ हमें करना पड़ता है, आप देख सकते हैं। और एनिमल की जो स्किन होती है वो भी काफ़ी मजबूत होती है, तो जो हमारी निडिल होती है वो कई बार काफ़ी उसको दिक्कत आती है एंटर कराने में। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास 18 नंबर की जो 1 इंच, ये देखिए फिर इस एनिमल ने पैर फेंके हैं, किस तरीके से हमें जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और बड़ा ही मुश्किल होता है एनिमल्स में सूचरिंग वगैरह करना, क्योंकि ना ही हम इनको जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं ताकि ये बेहोश हो जाए पूरी तरीके से। मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, जनरल एनेस्थीसिया हम इनमें बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो अब हम है जो अपने जूनियर पशु चिकित्सकों को बताना चाहेंगे कि ये जो सूचरिंग जो मेथड है, हम इसमें लॉक स्टिच मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक होता है सिंपल कंटिन्यूस। सिंपल कंटिन्यूस की तुलना में लॉक स्टिच अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिंपल कंटिन्यूस में जो है इतनी पकड़ नहीं बन पाती है, क्योंकि ये घाव बड़ा है, तो हमारी जो सूचरिंग है वो लूज़ हो सकती है। इसके लिए हमें लॉक स्टिच मेथड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये घाव काफ़ी बड़ा है, इसमें स्किन जो है काफ़ी दूर हो गई है, तो हमें इसमें काफ़ी स्ट्रेचिंग आएगी, खींचना पड़ेगा स्किन को, हमें जो है पास पास ला करके जो सूचरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हमने सिंपल कंटिन्यूस की बजाय हमने लॉक स्टिच मेथड को अडॉप्ट किया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एक वापस जब हम इसको सिंपल कंटिन्यूस की तुलना में जब हम इसको एक लूप लगाते हैं तो वापस उसी लूप में से हम कॉटन थ्रेड को वापस से निकाल लेते हैं, तो इसकी वजह से उसमें जो है अच्छी पकड़ बन जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो पहला डायग्राम है दाईं तरफ से ये सिंपल कंटिन्यूस है, उसके बाद दूसरा डायग्राम है ये लॉक स्टिच है, और तीसरा जो डायग्राम है लास्ट वाला वो सिंपल इंटरप्टेड है। सिंपल इंटरप्टेड में हर बार एक सूचर लगाने के बाद गिठान लगा दी जाती है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है, बार बार हमें जो है गिठान नोट लगानी पड़ती है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। चूँकि ये घाव काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हमें समय लगने वाला है, तो हम सिंपल इंटरप्टेड की जगह लॉक स्टिच इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉक स्टिच भी अच्छा मेथड है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा मेथड जो है सिंपल इंटरप्टेड होता है। सिंपल इंटरप्टेड में भी क्या होता है, क्योंकि अगर एक जो है नोट अगर खुल भी जाती है तो उससे पूरा घाव जो है, पूरी सूचरिंग जो है ओपन नहीं हो पाती है, वो एक ही खुल के रह जाता है। लेकिन इसमें अगर इसमें भी एक कमी थोड़ी सी रह जाए, जहाँ हर बार हमें नोट लगानी है, लेकिन अगर कोई भी नोट जो है अगर एक ढीली रह जाती है तो वो जो है स्टिच वहाँ से खुल सकता है,
तो हम सिंपल इंटरप्टेड भी इस जो मेथड है सूचना का उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बार बार हमें नोट लगानी पड़ती है, काफ़ी टाइम हमारा इसमें कंज्यूम हो जाता है। और चूंकि कोई भी नोट भी अगर लूज़ रह जाती है तो वहाँ से जो है हमारी सूचना जो है ओपन हो सकती है और जो है वो पकाव ले सकती है, सड़ सकती है। अतः हमें जो है सिंपल इंटरप्रेट मेथड भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम लॉक स्टिच इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमें ये भी कंटिन्यूस सिंपल कंटिन्यूस की तरह ही एक मेथड होता है, लेकिन इसमें हर लूप के बाद उस कॉटन थ्रेड को उसी लूप में से निकाल दिया जाता है, जिससे कि अच्छी पकड़ अच्छी बनी रहती है और हमारी सूचना का अच्छी टाइट होती है और वो आसानी से खुल नहीं पाती है। तो ये हमारी लॉक स्टिचिंग मेथड से जो है हम सूचरिंग कर रहे हैं। अब चूंकि थ्रेड हमारा काफ़ी लंबा था कॉटन थ्रेड, तो उसमें गिठान लग गई है, तो उसको हम खोल रहे हैं। तो मैं हमारे जो जूनियर पशु चिकित्सक हैं और हमारे पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी भी विलेज में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे हमारे साथ सारे साधन ले जाने चाहिए, जैसे कि ग्लव्स, और इसी के साथ बीपी ब्लेड, बीपी हैंडल, कॉटन कॉटन के साथ कॉटन थ्रेड, सूचरिंग मटेरियल वगैरह भी हमें ले जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई सी भी कंडीशन आ सकती है तो हमें बार बार जो है अपने वापस आना ना पड़े और उसी विलेज में हम सारा काम एक साथ पूरा सबका कर दें। इसी के साथ साथ हमें हमारे बैग में जो है कई तरीके के एंटीबायोटिक रखने चाहिए। जैसे भी कंडीशन आए उसके हिसाब से हमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने चाहिए। कई एंटीबायोटिक जो मैं अपने जो है प्रैक्टिशनर बैग में रखता हूँ उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे एक तो है सेफ्ट्रेक्सोन रखते हैं हम हमारे बैग में, इसके अलावा एंडोफ्लोक्सासिन रखते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन रखते हैं, जेंटामाइसिन रखते हैं, इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन रखते हैं, बेंजाथिन पेनिसिलिन रखते हैं। ये कई तरीके के एंटीबायोटिक हमें लगभग 6-7 तरीके के एंटीबायोटिक हम हमारे बैग में रखते हैं। इसी के साथ साथ हम एंटी प्रोटोजोल भी हमारे बैग में रखते हैं। एंटी प्रोटोजोल ड्रग में जैसे कि हम जो है बेरेनिल यानी कि डायमेनिजिन एसीटोरेट भी हमारे बैग में रखना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें जो है बुपरफाक्यूनोन भी हमें रखना चाहिए। बुपरफाक्यूनोन जो है चॉइस ऑफ ड्रग है बवेसिया के ट्रीटमेंट के लिए। इसी के साथ साथ हमें जो ब्लड प्रोटोजोआ होता है ट्रिपनोसोमेसिस, उसके लिए आइसोमेटा मीडियम हमारे बैग में रखना चाहिए, या फिर हमें ट्राइक्यून जिसमें जो है हमें ट्राइक्यून भी रखना चाहिए हमारे बैग में। इसी तरीके से हमें एनाल्जेसिक में कई तरीके के एनाल्जेसिक हमें रखने चाहिए। हम हमारे बैगों प्रैक्टिशनर बैग में ये सब रखते हैं, जैसे कि मेलोक्सिकेम, प्लेन मेलोक्सिकेम हो जाता है, एक मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल का इंजेक्शन हो जाता है, एक जो है एंटी स्पास्टिक इंजेक्शन हो जाते हैं जैसे कि डाइसाइक्लोमीन, और इसी के साथ डाइसाइक्लोमीन के साथ एक और जो एंटी स्पास्मोटिक इंजेक्शन होता है वो है स्पास्टिक वेट। स्पास्टिक वेट में जो है ये भी एक तरीके का अच्छा जो है एंटी स्पास्मोटिक इंजेक्शन है स्पास्टिक वेट। और इसी के साथ साथ हमें जो नसेड है नॉन स्टीरोड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, इसमें हमें जो है फ्लूनिक्सिन भी हम हमारे बैग में रखते हैं। इसी के साथ टोल्फेनेमिक एसिड का इंजेक्शन हम हमारे बैग में रखते हैं। और इसी के साथ साथ हम हमारे बैग में प्लेन न्यूमोसाइड का भी इंजेक्शन हमारे बैग में रखते हैं, जहां एनिमल को बहुत ज़्यादा इंट्रामस्कुलर पेन होता है या कई बार फ्रैक्चर होता है तो हम न्यूमोसाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमोसाइड के साथ न्यूमोसाइड पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल होता है, उसको भी हम हमारे बैग में रखते हैं। और इसी तरीके से हमें जो है हमारे जो प्रैक्टिशनर बैग होता है उसमें जो है एविल का इंजेक्शन ज़रूर रखना चाहिए। इसी के साथ साथ डेक्सोना का इंजेक्शन भी हमें हमारे बैग में रखना चाहिए, और प्रिडनिसोलोन का इंजेक्शन भी हमारे बैग में हमें रखना चाहिए। ये क्या है, इमरजेंसी में काम आने वाले इंजेक्शन है। कई बार एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान। एक बार मैंने जो एक हॉर्स के
ट्रीटमेंट किया था, तो वो ट्रीटमेंट के बाद वो काफ़ी उसको पसीना आने लगा, वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। तो फिर हमने जो है उसके एविल और डेक्सोना लगाया, तो उसको काफ़ी रिलीफ मिला। तो ये इमरजेंसी ड्रग्स में आती हैं, डेक्सोना, एविल और प्रेडनिसोलोन। ये भी हमें हमारे बैग में आवश्यक रूप से रखना चाहिए। इसी तरीके से जब हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो हमें जो है हमारे बैग में हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, नसेड का इस्तेमाल करते हैं, एविल का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब की वजह से लीवर पे इफ़ेक्ट ना आ जाए, तो हमें लीवर टॉनिक भी हमारे प्रैक्टिशनर बैग में रखने चाहिए। कई है जो कई तरह के लिवर टॉनिक मार्केट में अवेलेबल है। जो सबसे पुराना जो लिवर टॉनिक मार्केट में है, बेलामाइल के नाम से आता है। इसी तरीके से भूख इंजेक्शन आता है, ये भी एक तरीके का लिवर टॉनिक है, ये भी हमें इंट्रामस्कुलर लगाना चाहिए। इसी तरीके से हमें सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जो है हमारे बैग में लिग्नोकेन रखना चाहिए। अगर हमें सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो हमें लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए जो है जाइलाजीन का, लिग्नोकेन का इंजेक्शन हमें हमारे प्रैक्टिशनर बैग में रखना चाहिए। इसी के साथ कई बार जब प्रोलेप्स का केस आता है तो उसके लिए हमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो वहाँ पर भी लिग्नोकेन का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। अतः हमें हमारे जो प्रैक्टिशनर बैग होता है उसमें भी हमें लिग्नोकेन आवश्यक रूप से रखना चाहिए। और चूँकि प्रैक्टिस के लिए हम जाते हैं तो इसी के साथ साथ हमें कई तरीके के जो है इंट्रावीनस फ्लूइड भी हमारे साथ रखना चाहिए। इसी वजह से मैं आजकल प्रैक्टिस के लिए जब भी जाता हूँ तो कार लेके जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा सामान हो जाता है। तो इंट्रावीनस फ्लूइड में हमें अगर आरएल्स यानी कि रिंगल्स लैक्टेट भी हमारे बैग में है जो 5-6 बोतल रखी होनी चाहिए। जो चूँकि गाय या भैंस को जब कभी भी हम बोतल चढ़ाते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 लीटर उसको फ्लूइड हमें चढ़ाना होता है। इसलिए लगभग 5 से 6 बोतल हमारे बैग में कोई सा भी फ्लूइड हो, जैसे कि आरएल हो या कोई सा भी फ्लूइड हो, तो हमें कम से कम लगभग उसकी 5 से 6 बोतल रखना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें डेक्सट्रोज भी हमारे बैग में रखना चाहिए। डेक्सट्रोज 5% भी आता है, 10% भी आता है, 20% भी आता है। तो इसमें हमें 20% रखना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स को, ताकि हमें डेक्सट्रोज कम मात्रा में चढ़ाना पड़े। एनिमल्स हमें जब हम उनको इंट्रावीनस थेरेपी देते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं, बार बार हिलते डुलते हैं। हमारी जो निडल होती है वो वेन में से बार बार बाहर आ जाती है, आउट हो जाती है। अतः हमें 20% डेक्सट्रोज रखना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें हमारे बैग में डीएनएस भी रखना चाहिए और एनएस की भी हमें 5-6 बोतल रखने चाहिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारा जो है हमारे सामान हो जाता है। इसलिए मैं अक्सर जब भी प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ, किसी एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए जाता हूँ, तो मैं कार लेकर के जाता हूँ। उसमें मेरे जो है ट्रीटमेंट बैग के साथ साथ ये इन सब फ्लूइड्स के लिए मैं एक अलग से कार्टून रखता हूँ। इसी के साथ साथ जो है हमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट भी हमारे बैग में रखना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम के इंजेक्शन्स भी कई तरीके के अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वो भी हमें हमारे बैग में रखना चाहिए। जब हम किसी एनिमल का ट्रीटमेंट करके आते हैं तो जैसे कि वो चारा पानी नहीं खा रहा है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करने के बाद डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, कई तरीके के डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट मार्केट में आते हैं, बोलस फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। तो वो भी हमें हमारे बैग में रखना चाहिए, ताकि इसी के साथ साथ एंटीबायोटिक के बोलस और एनाल्जेसिक बोलस जो है हमारे बैग में रखना चाहिए, ताकि हम जब, जैसे हमने सुबह ट्रीटमेंट किया है
तो शाम को वो बोलस जो है पशुपालक अपने जो बीमार पशु हैं उसको खिला दे, तो हमें शाम को इंजेक्शन लगाने के लिए जाना ना पड़े, ताकि हम 24 घंटे बाद ही दोबारा से ट्रीटमेंट के लिए जाएं, क्योंकि सुबह इंजेक्शन लगाने के बाद शाम को दोबारा से इंजेक्शन लगाना संभव नहीं हो पाता है। पशुपालक भी बार बार इंजेक्शन लगवाने पसंद नहीं करते हैं, और उसमें उसका काफ़ी इकोनॉमिक लॉस भी होता है बार बार जाने से। तो हमें शाम के लिए, जैसे हमने सुबह ट्रीटमेंट किया है, सुबह इंजेक्शन लगाए हैं, तो शाम के लिए हमें उसे जो है डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट के बोलस, एंटीबायोटिक के बोलस, और इसी के साथ साथ जो है अगर बुखार है तो बुखार के बोलस, या फिर पेट में दर्द वगैरह है तो एंटीस्पाज्मेटिक बोलस हमें पशुपालक को एक डोज दे करके आनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट डे जब सुबह ट्रीटमेंट करके आएंगे तो फिर उसको फिर से एक एक डोज हमें पशुपालक को जो है दे करके आनी चाहिए, ताकि हमें बार बार सुबह शाम इंजेक्शन लगाना ना पड़े। 24 घंटे में हम पशु को एक ही बार इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि हम लगभग 4 इंजेक्शन तो पशु को लगाते ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, अगर एक दिन में 2 बार हम इंजेक्शन लगाएंगे तो एक दिन में 8 इंजेक्शन हो जाएंगे। तो एनिमल्स के कई बार जहाँ पर हम इंजेक्शन लगाते हैं गर्दन में या हिप रीजन में, तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो हमें इससे बचने के लिए पशुपालक को 12 घंटे की बाद की डोज जो है बोलस फॉर्म में देके आनी चाहिए। तो हम जो है जूनियर पशु चिकित्सकों और पशुपालकों को बताना चाहते हैं कि लार्ज एनिमल में चाहे हम सिजेरियन कर रहे हों या फिर रूमेटोमी कर रहे हों, तब भी हमें एनिमल को जो है जनरल एनेस्थीसिया दिए बिना ही लोकल एनेस्थीसिया दे करके हमारे सर्जिकल प्रोसीजर को पूरा करना होता है। जब मैं ट्रीटमेंट के लिए जाता हूँ तो लोगों को अभी भी ट्रीटमेंट में इतनी, उन्होंने आज तक कई बार मतलब जो है लोग, जब मैं उनको इंट्रावीनस फ्लूइड चढ़ाता हूँ तो पशुपालक कहते हैं डॉक्टर साहब किस तरीके से इसको बोतल चढ़ाएंगे, कि ये कैसे, हमने तो आज तक इतने दिन हो गए हैं, हमने आज तक हमारे पशु के बोतल नहीं चढ़वाई है, ये कैसे चढ़ाते हैं, पशुओं में भी बोतल चढ़ती है क्या? इस तरीके से मतलब बातें हैं जो मैंने सुनी हैं। फिर मैंने उनको समझाया कि भाई ये भी आवश्यक होता है, करना पड़ता है। तो मतलब लोगों में इतनी ज़्यादा जो है इलिटरेसी होती है कि मतलब उन्होंने आज तक जो है एनिमल्स में जो है इंट्रावीनस फ्लूइड चढ़ते हुए नहीं देखा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें सोचिंग करनी होती है, और एनिमल्स में जो है काफ़ी लेबोरियस वर्क होता है। और चूँकि आप देख सकते हैं ये लॉक स्टिच मेथड का उपयोग करते हुए हम सूचिंग कर रहे हैं। हमारी निडल जो है, क्योंकि इनकी स्किन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, तो हम ये 18 नंबर की जो निडल है इसको हम पहले स्किन में एंटर करते हैं, फिर उसको वापस ले जा कर के उसी के माध्यम से जो हमारी जो है सूचरिंग निडल है, कर्व्ड निडल, हाफ कर्व निडल है। आप वहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर की मेरी कार खड़ी हुई है। मैं अक्सर आजकल जो है जब भी एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए जाता हूँ तो कार से ही जाता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कितना सारा सामान हमें हमारे साथ रखना पड़ता है। और जो है सारा सामान जो है हमारे पास बहुत सारी अ, सामान हो जाता है, तो इन सबको मोटरसाइकिल पे ले जाना संभव नहीं हो पाता है। अतः मैं अपनी कार से मैं सारा सामान रख के ले जाता हूँ। इसके साथ लीवर टॉनिक वगैरह और भी कई चीज़ें मैं साथ में रखता हूँ अपने। ये देखिए एनिमल किस तरीके से बार बार जो है
हिला देता है। आपने देखा अभी हाल से किस तरीके से इस एनिमल ने अपनी टांग को फेंका, और इस तरीके से हमें जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफ़ी पेशेंस के साथ हमें सूचिंग करनी होती है जब एनिमल को इस तरीके से हम ज़मीन पर आड़ा पटकते हैं। तो ये देखिए, फिर ये एनिमल देखो ये किस तरीके से कितने ज़्यादा हमें झटके लग रहे हैं सूचरिंग के दौरान। और जब हम एनिमल को काफ़ी देर तक, आप देख सकते हैं लगभग हमें 35 मिनट हो चुके हैं। 35 से भी, ये तो रिकॉर्डिंग में 35 मिनट हुए हैं, वैसे इसको लगभग 50 मिनट लगभग इस केटल को आड़ा गिराए हुए हो गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो रूमन होता है, रूमन भी दो ए, एक तरफ आ जाने से, ये देखिए ये पशुपालक कहते हैं डॉक्टर साहब जल्दी करिए, ये देखिए इसके आफरा आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आफरा वगैरह कुछ भी नहीं आता है। हम पशु को जो है 1 घंटे सवा घंटे तक आराम से जो है आड़ा पटक सकते हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता है, हमें ज़्यादा भी उसको काफ़ी देर तक नहीं गिराना है। जब तक हमें हमारा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं हो जाए, हमें एनिमल्स को जल्दी से जल्दी फ्री करना चाहिए। क्योंकि वैसे एनिमल के आफरा वगैरह ब्लॉट वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन पशुपालक जो है बार बार कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी देर हो गई है, जल्दी करिए। तो हमें ये सारा प्रोसीजर भी पेशेंस रखते हुए जल्दी जल्दी करना होता है। जबकि हमें हमारा जो एनिमल है जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, फिर भी हमें जो है उसका ट्रीटमेंट जो है सब्र रखते हुए और जल्दी से जल्दी करना होता है। ये देखिए लगभग हमने इस गाय के जो है 20 से 25 के बीच में हमने टाँके लगाए हैं। चूँकि ये गाय बहुत दर्द में थी, एनिमल ओनर ने कहा डॉक्टर साहब ये हमारे घर पे आए थे आज, कि डॉक्टर साहब हमारी गाय के जो है भैंस ने सींग घुसा दिया है, आप उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो हम आए हैं थे घर से, सारा सामान लेकर के आए हैं, और हमने इसके लगभग 20 से 25 हमने इसके टाँके लगाए हैं। ये देखिए ये वापस से हम जो है लॉक स्टिच मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉटन थ्रेड हमने लिया है। कॉटन थ्रेड क्या आसानी से स्लिप भी नहीं होता है, पकड़ अच्छी रहती है, काफ़ी मजबूत भी रहता है। ये देखिए ये हम 18 गोश की निडल जो हैं इसको पियर्स कर रहे हैं, और ये निडल जो सूची निडल है इसको उसके टिप पर घुसा करके वापस बाहर निकाल रहे हैं। इससे सूचरिंग करने में काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि हमारी जो निडल होती है वो 2-4 बार जो है एक दो टाँके लगाने के बाद ही वो स्किन में नहीं घुस पाती है। अगर हमें अंदर मसल्स को जब हम सूचिंग करते हैं वहाँ पर तो आसानी से हो जाती है, लेकिन इनकी स्किन काफ़ी हार्ड होती है एनिमल्स की। ये देखिए हम 18 जो है गोश की निडल जो है हम इसको एंटर कर रहे हैं पहले, और फिर इसको, चूँकि ये काफ़ी शार्प होती है और हमारे पास काफ़ी सारी रखी भी होती हैं, तो हम इसकी हेल्प से, ये देखिए हमने इसको एंटर किया है। अब ये सूचरिंग निडल जो कर्व निडल है इसके टिप की हेल्प से बाहर निकाल करके हम ले जाएंगे, आप देख सकते हैं। और ये हमने वापस से एक लॉक कर दिया है इसको। इस तरीके से हमने लगभग 20 से 25 सूचर जो हैं इस गाय के लगाए हैं। ये गाय जो है काफ़ी दर्द में थी, तो इस तरीके से हमें गांव में जाके जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सभी एनिमल्स के ट्रीटमेंट के साथ साथ जो हमें पशुपालक होता है उसको सारी बातें समझानी पड़ती है, यानी कि हमें उसकी जो इस चीज़ का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी प्रोग्नोसिस भी बतानी होती है। प्रोग्नोसिस का मतलब है कि आगे इसमें क्या क्या हो सकता है।
वरना अगर आप पशुपालक को बता कर के नहीं आएंगे तो वो नाराज़ हो जाते हैं, डॉक्टर साहब आपने बताया नहीं था, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हमारे तो ये हो गया। तो वो हमें उसको सारी बातें, यानी कि हमें प्रोग्नोसिस भी, जब हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी हमें प्रोग्नोसिस भी आना चाहिए। तो इसमें सूचना के बाद हम पशुपालक को समझा करके आए थे कि भाई पशु को जो है चरने नहीं देने जाना है। चरने जाने देंगे तो ये पानी में भी जा सकती है, दूसरे एनिमल इसको दोबारा से इंजर कर सकते हैं, तो इसको आपको घर पर ही बांध कर रखना है, यहीं पे इसका चारा पानी करना है। इसी के साथ साथ जहाँ पे आप इसको बांधोगे वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखना। जहाँ तक हो ये दाईं तरफ है तो दाईं करवट ये पर लेकर के पशु ना बैठे, और जब भी ये गोबर करे या पेशाब कर दे तो उसको तुरंत साफ करना है, और लाल दवा से जहाँ पर इसको रखा है उसके फ्लोर को बार बार जो है रोज़ाना जो है पोटेशियम परमैंगनेट से धोते हुए रहना है, ताकि वहाँ पे पूरी सफाई रहे और पशु के जो है इन्फेक्शन ना हो। और जहाँ तक हो सके इस पे हम जो है एक कॉटन का कपड़ा भी हम ऊपर से बांध सकते हैं, ताकि इस पे मक्खियाँ ना बैठे और एनिमल को इरिटेशन ना हो। और जो है इसके लिए ऊपर से हमें इसको कवर रख करके रखना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बैंडेज तो हम लगा नहीं सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो स्प्रे आता है, जो घाव पे लगाने वाले कई तरीके के स्प्रे आते हैं, जैसे कि टोपिक्योर वगैरह, इसको बार बार जो है हमें लगाते रहना। ये देखिए मेरा प्रैक्टिशनर बैग है, इसमें काफ़ी तरह की दवाएं, इसी के साथ एक कार्टून है जिसमें आईवी फ्लूइड वगैरह रखे हुए हैं। और हम ये देखिए हमारी ये सूचना जो है कंप्लीट हो चुकी है। सूचना के बाद हमें लास्ट में अच्छे से नोट लगा देना चाहिए, गिठान लगा देना चाहिए, ताकि वो खुले नहीं। और थोड़ा सा पोर्शन हमें नीचे की तरफ खाली रख देना चाहिए, ताकि वहाँ पर से अगर कोई फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो तो वो निकलता रहे। वैसे केटल बफेलो में तो फ्लूइड नहीं निकलता है गांव में से, लेकिन जो हॉर्स होता है, हॉर्स में जो है फ्लूइड निकलता रहता है गांव में से, तो उसके लिए नीचे थोड़ी सी जगह हमें खुली रख देनी चाहिए, ताकि वहाँ पर से फ्लूइड निकलता रहे। और हमें चूँकि इसमें मक्खी मच्छर ना बैठे तो उसके लिए जो है स्प्रे आते हैं मार्केट में कई तरीके के, उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये देखिए हमने नीली बाल्टी में पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह हमें घोल लेना चाहिए साफ़ सफाई के लिए। अब हम जो है इसके इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन हमें लगाने चाहिए सुखाने के लिए। तो जब चूँकि एनिमल जो है हमने उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, तो हम इसको जो एंटीबायोटिक लगाएंगे अभी वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाएंगे, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को भी हम आईवी लगाएंगे, ताकि जो है एनिमल्स के इंट्रामस्कुलर लगाना ना पड़े, क्योंकि इंट्रामस्कुलर लगाने से एनिमल के पेन होता है। और चूँकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पशुओं में जलन भी ज़्यादा करता है, इसलिए हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करेंगे, चूँकि ये कॉस्टली भी नहीं होता है, ताकि पशुपालक के ऊपर जो है इकोनॉमिक लोड भी ना पड़े। और चूँकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ साथ ये हम आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आप देख सकते हैं, ये जोबिड का इंजेक्शन जो है हमने लिया है, जोबिड है, इसमें मेलोक्सिकम इंजेक्शन आता है। जोबिड एमपी होता है एक, जोबिड एमपी में मेलोक्सिकम पैरासीटामोल आता है। और अब आप देख सकते हैं ये डॉग भी हमारे बैग के पास आ गया है कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। और ये हमने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लिया है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की हम एक से ज़्यादा वायलें रखते हैं, तो एक वायल ख़त्म हो जाए तो हमें दूसरी वायल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की मैं 2-3 वायल रखता हूँ, क्योंकि कई बार हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को हमें जो है एक ही एनिमल को आईवी भी हम 50 ml 60 ml
तक लगा देते हैं, इसलिए एक बार में आधी से ज़्यादा वायल हमारी यूज़ हो जाती है, इसलिए हमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ज़्यादा मात्रा में रखना चाहिए। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हमने लोड कर लिया है। इसी के साथ साथ जो है अब हम रिकॉर्डिंग करने वाले भैया ऊपर ले लो यार, ये कौन सा इंजेक्शन लोड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा प्रैक्टिशनर बैग है, जिसको मैं पिछले जो है 12 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये हमें एक एमआर है, श्री सलाउद्दीन साहिल साहब, उन्होंने हमें गिफ्ट किया था 2013 में, तभी से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये हम इनको एंटी इन्फ्लामेटरी में जो है हम इनको फ्लूनेक्सीन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पेन किलर होता है, इसलिए हम फ्लूनेक्सीन का इस्तेमाल करेंगे। एविल भी हम इसके लगाएंगे ताकि पशु के जो है ईचिंग और इरिटेशन ना हो। तो अब आप देख सकते हैं हम किस तरीके से जो है इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। एनिमल्स चूँकि पूरी कंट्रोल में है, इसलिए हम जो एंटीबायोटिक है इसको आईवी लगा रहे हैं, ताकि आईएम लगाना ना पड़े और एनिमल को पेन कम से कम हो। हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि एनिमल्स को जो है हमारे ट्रीटमेंट के दौरान पेन कम से कम हो। ये देखिए हम जुगुलर वेन है, ये इसके जो है श्वास नली के पास होती है। जुगुलर वेन में हम निडल इसकी वेन में लगाएंगे। ये देखिए निडल को जुगुलर वेन में लगा रहे हैं, इसमें से ब्लड आ गया है। ब्लड आने के बाद हम इसको थोड़ी सा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन डाल करके बेक शक करेंगे तो ये ब्लड आ गया है। आप देख सकते हैं पूरी जो सिरिंज है ब्लड से फिल हो गई है, भर गई है। अब हम इसको पूरा है जो नस में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें इंजेक्शन इस तरीके से लगाने चाहिए। ये देखिए अभी हम मेलोक्सिकम का इंजेक्शन लगा रहे हैं इंट्रामस्कुलर, तो गर्दन को हमने सीधी कर लिया है और ये जो है हम इसके इंट्रामस्कुलर जो है मेलोक्सिकम इंजेक्शन जो है हम इसके लगा रहे हैं, ताकि इसके जो सूजन है पशु के सूजन वगैरह को ये इंजेक्शन दूर करेगा। और अब हम इसके एक हिप इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये एविल है, एविल का इंजेक्शन हम इसको लगा रहे हैं ताकि एनिमल के कोई भी जो इचिंग वगैरह इरिटेशन ना हो। और अब हम जो है एनिमल के आइवरमेक्टिन, ये देखिए सब कट लगाने का तरीका, स्किन को उठा करके हम आइवरमेक्टिन सब कट लगा रहे हैं ताकि एनिमल के जो है घाव में कीड़े वगैरह ना पड़े। इसलिए हमें जब भी घाव वगैरह का ट्रीटमेंट हम करें तो एनिमल्स के जो हैं हमें आइवरमेक्टिन भी ज़रूर रूप से लगा देना चाहिए। इसी के साथ टिटनस का इंजेक्शन भी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि एनिमल ये देखिए ये स्प्रे कर रहे हैं ताकि इस पर बार बार मक्खी ना बैठे और एनिमल जो है परेशान ना हो। ये देखिए ये स्प्रे है, स्प्रे से चूँकि जलन होती है इसलिए एनिमल जो है उठने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस स्प्रे से काफ़ी जो है जलन भी हो जाती है घाव में। और हमें जो है एनिमल्स जब भी हम घाव का ट्रीटमेंट करें तो उसको जो है टिटनस टॉक्सोइड भी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि वो उनके घाव जो है अक्सर हमारे पशुओं के घाव जो है अक्सर जो है मिट्टी के संपर्क में आ जाते हैं, इसलिए हमें टिटनस टॉक्सोइड भी हमें लगाना चाहिए। अगर टिटनस टॉक्सोइड चूँकि उसको कोल्ड स्टोरेज होता है, उसको फ्रिज में रखना होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो हमें अगर हमारे पास जब अभी उपलब्ध ना हो तो हम उसको बाद में भी उसको लगवा सकते हैं। और एनिमल का जो है पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाने के बाद हम इसको खोल रहे हैं, तो इसको खोलने का भी हमें एक तरीका होता है। सबसे जो पहले सबसे बाद में जो चीज़ हम गिठान लगाते हैं उसको सबसे पहले खोलना होता है, जो सबसे पहले जो गिठान लगाते हैं उसको सबसे बाद में खोलना होता है। ये देखिए ये गाय थोड़ी सी इसने खांसा है, क्योंकि हो सकता है इसके लंग्स में थोड़ा सा सलाइवा चला गया हो, काफ़ी देर तक ये गाय
आड़ी पड़ी रही और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं गाय जल्दी से जल्दी